वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए हर हफ्ते एक वीडियो लेके आएंगे इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी सीरीज के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को पढ़ रहे थे और पिछले बार हमने कंप्लीट किया था आर्टिकल 12 और अभी जो है वो बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताया गया और समझाया गया कि आर्टिकल 13 किस तरह से काम करेगा और क्या है उसकी ज़रूरियात। हम आम लोग जब भी आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो हम आर्टिकल 13 को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना हम फंडामेंटल राइट्स को देते हैं। लेकिन हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 13 बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि जब भी हमारा फंडामेंटल राइट्स छीना जाता है या उसके ऊपर कुछ भी अटैक होता है या उसके ऊपर कोई कोशिश करता है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हमने कभी ये बात सोचा कि आखिरकार कोर्ट के पास या जुडिशरी के पास ऐसी कौन सी पावर है जो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देती है। आर्टिकल 13 का मुख्य काम क्या है या ज़रूरी काम क्या है उसका, या उसका मेन पर्पस क्या है। संविधान बनाने वालों ने इस आर्टिकल को क्यों लिया और इसके ज़रिए से वो क्या बताना चाहते थे, और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका कुछ आसान लफ्जों में हम आपको आंसर देंगे, इसका जवाब देंगे। आर्टिकल 13 का मेन पर्पस जो है वो ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को या संविधान को सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा बताता है। साथ ही साथ ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और उसको बनाए रखने में मदद करता है। तो अभी जो हमने आपको बताया कि आर्टिकल 13 का मेन काम है कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बताना और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना या उसको सुरक्षित रखना। ये बात सबसे पहले सामने आई रेनू वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट 30 हजारी, और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए ऑल इंडिया रिपोर्टर 2014 के सुप्रीम कोर्ट एडिशन पेज नंबर 2175 में देख सकते हैं। उसमें इसको अच्छी तरह से बयान किया गया कि क्या है आर्टिकल 13 का मेन मकसद। तो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्समेंट जब हुआ उससे पहले जो भी कानून और कवायद बनाए गए, अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से कंसिस्टेंस में नहीं है, इनकंसिस्टेंट है वो, या वो उसके अलग जाता है, फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करता है। आपको पता ही है कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है और उसमें ये चीज़ है कि अगर इसमें किसी भी चीज़ को खलल डालता है या उसके ऊपर नुकसान देता है तो वो लॉ जो है वो अपने आप में बिल्कुल मायने नहीं रखेगा, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है कि राज्य या देश कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे हम लोग को जो पार्ट 3 में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसको छीना जा सके या उसके अगेंस्ट में कुछ बनाया जा सके। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वो अपने आप में बिल्कुल ज़ीरो होगा या शून्य होगा। और इस क्लॉज में लॉ वर्ड को या एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है और डिटेल में लिखा गया है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें समझाया गया कि कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स, यूजेस, कुछ भी ऐसा अगर लेजिस्लेचर लेके आती है और ये उस मूल्य अधिकारों को या फंडामेंटल राइट्स को छीनने में काम करती है तो कोई भी इंसान सीधे कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। तो हमने देख लिया कि क्लॉज 1 में क्या है, क्लॉज 2 में क्या है और क्लॉज 3 में क्या है। आर्टिकल 13 जो है वो हेल्प करता है जुडिशरी को और सिटीजन्स को कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स या मूल्य अधिकारों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट को एक जुडिशियल रिव्यू की ताकत दी गई है जिसको वो यूज़ करके अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स पर अटैक होता है या उसको छीनने की कोशिश की जाती है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और जुडिशियल रिव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आर्टिकल में। और आर्टिकल 13 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर बना देता है क्योंकि उसके पास ताकत है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है या सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करता है तो वो उसके लिए काम कर सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कई सारे ऐसे कानून कवायद आते हैं हमारे देश में
जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चले जाते हैं कई बार, और उसका एक पार्ट हो सकता है या पूरा कानून हो सकता है, कुछ भी चीजें हैं। और ये जुडिशियल रिव्यू कोर्ट को एक अहम मौका देता है कि ऐसी जगह पे आके काम करे और जो चीज है उसको वापस लेने के लिए कहा जाए या उसको वॉइड करार दे या उसको जीरो बोल दे कि भाई ये कानून जो है बिल्कुल अपने आप में जीरो है, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स में नुकसान हो रहा है या फंडामेंटल राइट्स छीना जा रहा है। आर्टिकल 13 के 4 सब क्लॉज हैं और उसको समझने के लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब एनफोर्समेंट हुआ या जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को बहुत ध्यान में रखना होगा, ताकि हम समझ सकें कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे बताया गया है। आर्टिकल 13(1) का क्लॉज 1 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले जो भी कानून कवायद इंडिया में थे उसको लेके। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू होने के बाद के जो कानून कवायद आए उसके लिए। और आर्टिकल 13 डिस्क्राइब करता है क्लॉज 2 के वर्ड लॉ को या विधि शब्द को अच्छी तरह से बयान करता है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 कहता है आर्टिकल 368 के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उसको लेकर और उसके बारे में जिक्र करता है अच्छी तरीके से। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जिसका मतलब है कि हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ उससे पहले के जो लॉज हैं उसको लेकर अगर वो लॉज किसी भी हद तक पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं उसके अंदर जो भी बयान किया गया है उसके अगेंस्ट में जाता है तो वो अपने उस हद तक जीरो होगी जहां तक वो इन्फ्रिंज कर रहा है या दखल डाल रहा है फंडामेंटल राइट्स पर। आर्टिकल 13 का एक और अहम और जरूरी चीज है वो बयान करता है नॉट रेट्रोस्पेक्टिव चीज को, जिसका मतलब है कि कोई भी कानून अपने एक इवेंट से पहले आता है और वो अपने आप में गलत नहीं होता है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद जो भी लॉज बनाए गए अगर वो लॉज किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स में हनन डालती है या उसके अगेंस्ट में कुछ काम करती है, तो अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून पास करती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में या फंडामेंटल राइट्स में खलल पड़ता हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके लिए उसके अगेंस्ट बोल सकता है कि ये अपने आप में वॉइड है या इसकी वैल्यू जीरो है, मतलब ना के बराबर इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसका कोई फायदा नहीं है इस लॉ का। जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाती है उसको उसी दिन से रद्द माना जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक कि उसको कोर्ट ने पास नहीं कर दिया हो, या कोर्ट अगर उसको बोल दे कि ये वॉइड है, अपने आप में जीरो है, खत्म है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो रद्द माना जाएगा। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 समझाता है लॉ और लॉ इन फोर्स को। भारत में ऐसे हजारों इंस्टीट्यूट है, संस्था है जो अपने आप में रोज कोई ना कोई कानून कवायद बनाते हैं और उसको इस आर्टिकल 13 के टेस्ट को पास करना जरूरी है। हम आर्टिकल 13 को जैसे कि हमारे यहाँ पानी प्योरीफायर होता है, वाटर प्योरीफायर होता है, उसी तरीके से हम आर्टिकल 13 को कानून प्योरीफायर के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि वो लॉज को अच्छी तरह से प्योरीफाई करता है ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई भी खलल ना डाले जाए। आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 जो है वो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के जरिए से इंसर्ट किया गया था और ये था ताकि ओवरराइड किया जा सके गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था उसको। गोलकनाथ केस में ये फैसला आया था कि आर्टिकल 368 के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहे हैं वो अपने आप में एक लॉ होगा आर्टिकल 13 के अंदर, लेकिन जब 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो इसमें ये बात जाहिर कर दिया गया कि कोई भी लॉ जब 368 के आर्टिकल 368 के अंदर बनाया जाएगा तो वो अपने आप में लॉ नहीं माना जाएगा आर्टिकल 13 के तहत। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को मिनर्वा मिल्स केस में वॉइड डिक्लेयर किया गया, जहां पे इस बात को जाहिर किया गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अंदर, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज या उसके अगेंस्ट में नहीं जाता है तो वो सही रहेगा, लेकिन अगर उसने कोई भी फंडामेंटल राइट्स को छीना या उसको खत्म करने की कोशिश करी तो वो वॉइड करार दिया जाएगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो है जो हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं हमने उसके बारे में सुना भी होगा, वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जाहिर किया और बताया कि लेजिस्लेशन के जरिए से कोई भी अमेंडमेंट लाया जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है जहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है चेंज ना हो। अगर उससे बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसको गलत माना जाएगा। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि संविधान में कहीं पे भी
बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र नहीं आया है या उसका डेफिनेशन नहीं दिया गया है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस SM सीकरी ने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, फीचर्स बताए हैं इस चीज का, और वो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का सर्वोपरि होना। साथ ही साथ उन्होंने बोला गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गवर्नमेंट, जिसका मतलब है कि लोकतांत्रिक और गणतंत्र सरकारें। साथ ही साथ उन्होंने और 3 पॉइंट बताया जो हम आपको बताते हैं। सेक्युलर कैरेक्टर या धर्मनिरपेक्ष चरित्र, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा या ताकत का बंटवारा, और लास्ट में आता है फेडरल कैरेक्टर या संघीय चरित्र। ये 5 फीचर्स है जो चीफ जस्टिस SM सीकरी ने बताया। एक और केस है L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इस बात को बताया गया कि किसी भी लेजिस्लेशन को लेकर, किसी भी विधि को लेकर जुडिशियल रिव्यू की जो ताकत है वो हाई कोर्ट के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें इस बात को बताया गया कि किसी भी लॉ को अगर वो फंडामेंटल राइट्स में इन्फ्रिंज करता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट काम कर सकती है। वो अपने पावर जो कि आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट के लिए है और आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, उसका यूज करते हुए इस चीज के अगेंस्ट बात कर सकती है और बोल सकती है। तो ये था हमारा आर्टिकल 13, जिसमें कानून और कवायद को लेकर बताया गया कि उसमें कैसे क्या काम किया जाएगा। तो इसका समझना हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और हमें आप बताइए कि हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगला वीडियो भी हम लेके आएंगे आर्टिकल 14 को लेके, और उसको और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।